आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत-बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, क्योंकि वो जिंदगियां बचाते हैं। लेकिन अगर वही डॉक्टर आपसे कह दे कि आपकी बीमारी लाइलाज है, तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ था हरमन सिंह भल्ला के साथ। एक लाइलाज बीमारी ने उनकी जिंदगी को धीरे धीरे दर्द और तकलीफ से भर दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने ये फैसला किया सुसाइड कैसे कमिट करनी है और किस तरह से अपनी लाइफ को एंड करना है, क्योंकि अब नहीं सहा जा रहा था। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ उनकी सोच बदल दी, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। और यहीं से शुरू हुई उनकी यात्रा। दो 2002 से मुझे फर्स्ट टाइम याद है जो मेमोरीज में कि हिप पेन और बॉडी में कुछ जगह पेन, चेस्ट पेन, लेग पेन, शोल्डर पेन, नेक अटक जाना, इस तरह की सिम्टम्स याद हैं, जिनको मैं डॉक्टर से जब डिस्कस करता था, पूछता था कि क्या है, तो डॉक्टर का कहना होता था कि लाइफस्टाइल है, आप दिन भर कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हो, कंप्यूटर में ज़्यादातर सिटिंग की वजह से ये पेन डेवलप हो रहा है। और ऐसा स्ट्रेच होते होते ये कभी डायग्नोज नहीं हुआ टाइम पर। कुछ मुझे ऐसा याद आता है कि एक बार कॉलेज में भी मैं इस कंडीशन में दर्द की वजह से कररा रहा था कि मुझे एक फ्रेंड कॉलेज से घर तक छोड़ के गया और काफ़ी दिन तक मैं पेन में रहा। उसके बाद अप एंड डाउन्स आते रहे लाइफ में, पेन बना रहा। तो मैंने कंपनी अपनी जब स्विच की, मैं डेटा क्राफ्ट से IBM बैंगलोर ज्वाइन किया। तो वहाँ पर मुझे बैंगलोर में कुछ, क्योंकि रिलीजियस स्पिरिचुअल थे हम, क्योंकि गुरुद्वारे जाना, पाठ पूजा करना, कीर्तन करना, इस चीज़ के दौरान संगत में से एक अंकल मिले और उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप एक डॉक्टर हैं मेरे, उनसे मिलो और वो आपको हेल्प करेंगे इसको डायग्नोस करने में। और मुझे थोड़ा कुछ रेजिस्टेंस बना हुआ था कि मुझे डॉक्टर्स, क्योंकि इतने समय तक वो डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, हेल्प नहीं कर पा रहे थे कि क्या हुआ है, तो कहीं मेरे दिमाग में उनके प्रति एक रेजिस्टेंस क्रिएट होने लग गया था। तो मैं इग्नोर करना चाहता था इस तरह का कन्वर्सेशन, क्योंकि जब मैं पेन में थोड़ा सा झुक के चल रहा हूँ और स्टिफ है बॉडी, तो लोग पूछते थे कि हर बंदा कुछ ना कुछ गाइडेंस देता था। मैंने चलो अब ये इतना बोल रहे हैं तो मैं उनकी बात मान के गया और वहाँ ये फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुआ। तो जब डॉक्टर ने इसको नाम दिया एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है आपको, तो मैंने इसके बारे में अपने आप को एजुकेट करना चालू किया, नेट पे ढूंढना चालू किया कि ये क्या डिजीज़ है। जब तक ये अननोन था मेरे लिए, तब तक सब इतना ही था कि पेन और स्टिफनेस आ रही। इस डिजीज़ ने एक्चुअली स्पीड पकड़ी जब मेरे को पता चल गया कि इसका नाम क्या है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक हील डॉक्यूमेंट्री करके है, उसमें बताते हैं कि जब आपको अपने डिजीज़ के बारे में या कुछ नॉलेज हो जाता है तो एक तरह का वूडू कर्स हो जाता है। आप उस चीज़ को और स्पीड से मैनिफेस्ट अपनी बॉडी में करने लग जाते हो, नेट से सीख के कि अब नेक्स्ट कंडीशन मेरी ये होगी, ये होगा। तो इस डिजीज़ में एक्चुअली में होता क्या है वो मुझे डायग्नोज होने के बाद और पता चलना चालू हो गया और मैंने रिलेट करना चालू कर दिया, जो मेरे साथ होने लग गया आगे आने वाले सालों में। तो अल्टीमेटली ये एक अनक्योरेबल डिजीज़ था और अभी भी जिनको है तो वो यही मानते हैं कि अनक्योरेबल है। और इसमें धीरे धीरे जो बोन्स की बीच की कुशनिंग होती है, मेनली स्पाइन जो रहती है, उसके वर्टिब्रे फ्यूज़ होने लग जाते हैं और एक सिंगल बम्बू स्पाइन फॉर्म हो जाती है, जो कि स्पाइन के वर्टिब्रे फ्यूज़ होके एक तरह का कैल्सिफिकेशन कर देते हैं और एक ब्रिटल बोन टाइप की जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं वहाँ वहाँ होने लग जाता है। तो इसके साथ दूसरे गिफ्ट जो मिलते हैं वो है पॉलीआर्थराइटिस, और नाम लेते चले जाइए क्योंकि सारी बोन्स आपकी जुड़ रही हैं और आपका मूवमेंट कम हो रहा है। तो और सब कुछ आपके साथ साथ दूसरे डिजीज जैसे
स्कोलियोसिस, एक तरफ बैंड होना, झुक जाना स्पाइन जिस तरफ आप, जैसा आपका पोस्चर है, नीज़ में स्वेलिंग आना, एंकल्स में स्वेलिंग आना, नेक बिल्कुल स्टिफ हो जाना, नेक आप मूव नहीं कर सकते। पेन में इस तरह का कर रहा था क्योंकि जो जो मैं सीख रहा था, पढ़ रहा था इंटरनेट से, वो मैं धीरे धीरे फील कर रहा था कि बॉडी में करंट दौड़ रहा है। और रात में कुछ सालों तक रातें तो ऐसी रहीं जैसे स्पाइन के दोनों तरफ किसी ने सरिये ऐसे पीछे से ऐसे सरिये डाले हों और बस अटक गया हूँ, करहा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। तो अड़ोस पड़ोस में खूब ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती थी कि ऐसा लगता था कोई किसी को पीट रहा है, लेकिन वो सिर्फ दर्द में चिल्लाने की आवाज़ होती थी। गर्मी में एसी नहीं चालू करने का मन करना कि ज़्यादा दर्द बढ़ेगा ठंड से, तो पंखा भी नहीं। तो इस तरह की और दूसरी चीज़ें काफ़ी सारी थी। मतलब इस सब चीज़ों के दौरान कि इसको क्योर कैसे करना, तो कोई भी ऐसी पैथी, कोई भी ऐसी थेरेपी नहीं थी जो ट्राई ना की हो। और जो जैसा बोलता था कि अच्छा ये कर लेते हैं, मैग्नेट थेरेपी कर लेते हैं, सीट थेरेपी कर लेते हैं, इंफ्रारेड रेज वाली थेरेपी कर लेते हैं, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, तो अगर ज़्यादा स्टेरॉइड्स लोगे तो किडनी चली जाएगी, लीवर चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें चलती रही लाइफ में और पेन कहीं कम नहीं हो रहा था। दिन ब दिन मूवमेंट्स जो थी वो रिस्ट्रिक्ट ही हो रही थी। रिस्ट्रिक्ट होते होते 2011-12 में ऐसा हुआ कि मैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज दिल्ली में भी एडमिट रहा अपने नी स्वेलिंग की वजह से। और वहाँ रेजिस्टेंस जो था वो और बढ़ गया डॉक्टर्स के प्रति कि अगर क्योर नहीं है तो क्यों इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं। ये रेजिस्टेंस मैं ही क्रिएट करता जा रहा था और आगे जाके ये कैसे रिजॉल्व होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इतना लगने लगा कि मेरे लिए तो कोई क्योर है ही नहीं, शायद मुझे ऐसे ही इस दुनिया से जाना पड़ेगा। और आगे आने वाले सालों में मैं धीरे धीरे स्टिक्स पकड़ के चलने लग गया। एक स्टिक मुझे चाहिए होती थी, अगर नहीं पकड़ता हूँ तो मैं अनबैलेंस होकर ऐसा लगता था कि मैं गिर जाऊँगा। फिर वो 1 से 2 स्टिक्स हुई और फिर थोड़े समय बाद मैं व्हील चेयर पे आ गया। अभी अगर मैं पीछे जाके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ नॉक थी जो मेरे कॉलेज में एक बार मेरे साथ हुआ, जो बेंगलोर में हुआ, दिल्ली में हुआ और मेरी लाइफ में स्टिक, व्हील चेयर और अल्टीमेटली 2023 में मैं बेड पे आ गया। बेड पे आने पर इस तरह की कंडीशन हुई कि मैं व्हील चेयर पे भी नहीं जा सकता था और अक्टूबर 2023 से लेकर ऑलमोस्ट दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 ये कह सकते हैं कि मैं बेड पे रहा, बिना नहाए, चादर नहीं बदली गई, मैं सिर्फ और सिर्फ सीलिंग देखता रहता था और सुसाइडल प्लान की सुसाइड कैसे कमिट करनी है और किस तरह से अपनी लाइफ को एंड करना है, क्योंकि अब नहीं सहा जा रहा था। मेरे सुसाइड प्लान को रोकने के पीछे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिन रात बस ये सोचता रहता था कि किस तरीके से इस जीवन को ख़त्म किया जाए, तो उसी दौरान जब आप, जैसे मैंने डॉक्टर का बताया कि मैंने रेजिस्टेंस ख़त्म किए, तो मेरे सामने डॉक्टर मेरे घर में आ गए। एक बहुत बड़े सर्जन आपको घर देखने आ जाए, ये एक मैजिक है। आप ओपीडी में दिन भर नंबर लगा के बैठो, आप नहीं मिल सकते। तो चीज़ें अपने आप अलाइन होने लग जाती है जब आप उस वाइब्रेशन में चले जाते हो। तो मैं अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को सबको कहता हूँ कि ऐसी कोई मूवी नहीं हो, आप मेरे सामने मूवी का नाम लो, मैंने ना देख रखी हो। उस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं मूवीज़ देखूं, लेकिन किसी जगह किसी डॉक्यूमेंट्री में या कुछ मैं देख रहा था जो हीलिंग से रिलेटेड थी, या कोई पॉडकास्ट में किसी ने एक जिक्र किया था कि ये मूवी अगर किसी को सुसाइड का प्लान आ रहा है, दिमाग में बन रहा है, तो देखनी चाहिए। तो मेरा तो बिल्कुल डेट फिक्स थी कि मैंने इस दिन इस तरीके से सुसाइड करनी है। तो व्हाट ड्रीम में कम करके एक मूवी उस वक्त अपने आप मेरे सामने आई, तो मैंने उसको देखा, समझा कि आफ्टर डेथ क्या होता है, किस तरीके से होता है।
तो वहाँ से भी मैंने अपना सुसाइडल प्लान टाला। जो मुझे पेन में देख रहे थे पिछले सालों से, पिछले कई 10-20 सालों से, और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे कि इतने पेन में भी ये व्हीलचेयर में पहुंच जाता है और लाइफ को एंजॉय कर रहा है और जी रहा है। तो मैं कहीं अक्टूबर में तो पूरी तरह से टूट चुका था। और जो मैं नॉक नॉक की बात कर रहा हूँ, ये नॉक नॉक एक्चुअली मुझे कुछ सिखाने आ रही थी जो मैं सीखने को तैयार नहीं हो रहा था, जिसको सिखाने के लिए आखिरी में मेरी वाइफ एक जरिया बनी और उसने फिर मुझे इस डिजीज से बाहर निकाला। मतलब उसने हर प्रयास कर लिए थे, लास्ट प्रयास जो उसका था वो था कि किस तरीके से हम मेडिटेशन के थ्रू अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, वो मुझे सिखा रही थी। और मैं रिजेक्शन मोड में हूँ। मुझे कुछ भी पीएमसी के वीडियोस ला के दिखाती थी या पत्री जी के वीडियोस दिखाती थी, आत्मा की यात्रा दिखाती थी कि ये देखो लोगों ने अपने कैंसर हील किए हैं, लोगों ने अपनी कठिन से कठिन बीमारी हील की है। तो मुझे उस वक्त थोड़ा विश्वास सा नहीं होता था कि ये कैसे हो सकता है। तो जब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली कि मेरा डिजीज़ मेरा क्रिएट किया हुआ है, मेरी क्रिएशन है, तो मैंने पीछे जाके देखना चालू किया कि ये नॉक नॉक आई थी मेरी लाइफ में, मैं शायद तब जग जाता। क्योंकि कहीं बचपन में अगर मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा गुस्सा और मेरे चिड़चिड़ापन या जिस भी चीज़ से मैं इसको क्रिएट कर रहा था अपनी बॉडी में, वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, वो अगर मैं टाइम से रोक लेता तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं होती कि हम कोई बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। काम इस तरह के होते हैं कि किसी ने आपकी गाड़ी की चाबी कहीं और रख दी, तो आपका गुस्सा इस लेवल पे चला जाता है कि आप अपने शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हो और आप ध्यान भी नहीं देते। आपकी गाड़ी कोई ले गया, उसने पेट्रोल ख़त्म करके रख दी, तो आप उस पर चिड़चिड़ा रहे हो, एक्चुअल में वो आप अपनी बॉडी के साथ उस वक्त कुछ कर रहे होते हो। ऑफिस में किसी ने कुछ नहीं किया या कहीं भी रास्ते चलते गाड़ी चलाते वक्त आपके सामने गाड़ी लेके कोई आ गया, तो आप गुस्सा और हाथ बॉडी काँप रही होती है गुस्से की वजह से, तो एक बहुत ज़बरदस्त केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, जिसको मेडिटेशन के थ्रू जो हम आनापानसती की बात करते हैं, ये जो मेरी वाइफ ने मुझे सिखाया, तो इसको सीखने के बाद ये समझ में आया कि हम अगर अपनी सांसों पे ध्यान दे के कुछ मिनट कुछ सेकंड्स का होल्ड करें कि ये जो सामने एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, उसको अगर हम कंट्रोल करें और समझें और किसी दूसरी टूल को यूज़ करें कि ये सिचुएशन कई सारी चीज़ हैं कि ऐसी भी हो सकती थी, इसको हम ऐसा भी देख सकते थे, तो वो सब लर्निंग की वजह से मैजिक होने लगा, पुरानी बातें समझ में आने लगी और आई एम रिस्पॉन्सिबल करके जो मैं अपने आप को मैंने पावरफुल बना लिया है। जो हम बोलते हैं कि वी आर गॉड मतलब हम ही किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो फिर हम उसको सही भी कर सकते हैं, और वो हुआ मेरे साथ मैजिक। रेजिस्टेंस ख़त्म करके जिन डॉक्टर से मैं खूब चिढ़ता था कि ये मेरी बीमारी क्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस तरह का अलाइनमेंट हुआ कि जब वाइफ ने मुझे मेरे बेड में, जब मैं डेथ बेड पे था, और ये सिखाना चालू किया कि एक्सेप्टेंस लेके आओ, फॉरगिवनेस करो, ग्रैटिट्यूड करो, तो ग्रैटिट्यूड पे तो मैं चिल्ला पड़ता था उस पर कि किस चीज़ का ग्रैटिट्यूड, इतना पेन में हूँ, इस तरह की बीमारी हो गई मुझे। तो उसने मुझे चीज़ें दिखानी चालू की कि इस इतने पेन और इतने दर्द में होके भी तुम्हारी जॉब चल रही है, तुम एक सॉफ्ट से बेड पे लेटे हुए हो, सर के ऊपर एसी चल रहा है, फैमिली है, तो वो सब चीज़ें मैं इग्नोर करके बैठा रहता था, मैं देखना ही नहीं चाहता था उस तरफ। तो जैसे ही मैंने उन सब चीज़ों को सोचना, समझना, सुनना चालू किया, तो मैं मतलब पता नहीं कैसे मैं बहुत रोने लग गया। उसके बाद जो मेरा रोना चालू हुआ है वो कंटिन्यू चलता रहा, रोता रहा मैं, और
कोई भी मेरे से बात करता था तो मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते थे, मैं हाथ मिलाता था, रोता था, जो भी मुझे उस कंडीशन में घर में देखने आते थे। और फिर मैंने फील करना चालू किया कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। तो एक रात मुझे याद आती है कि मैंने रिंकू को, अपनी वाइफ को बोला कि मेरे जो सर के पीछे खिड़की है इसको खोलना। तो लर्निंग क्योंकि चालू हो चुकी थी और हर चीज़ का मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा था, तो वो जो खिड़की से हवा आई और मेरे गालों को छुआ, उसने टच किया, तो मुझे जो फीलिंग आई उस वक्त, तो वो फीलिंग मैं अपने साथ कैरी करता हूँ और मुझे हेल्प करती है कि वाह, हवा का भी ग्रेटिट्यूड किया जा सकता है। फिर काफ़ी समय बाद जब मैं सर्जरी के बाद हील होने के बाद फर्स्ट टाइम, काफ़ी समय बाद जब नहाने के लिए वॉशरूम गया, तो फर्स्ट टाइम जब मेरे ऊपर पानी काफ़ी महीनों बाद पड़ा, तो मुझे वो पानी का टच याद है। तो मैंने बोला वाह। तो अभी मुझसे कोई पूछता है तो मैं कि आपने अपने आप को हील कैसे किया और क्या मैजिक है, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि अगर आप अपने बेड से उठ के वॉशरूम तक जा पा रहे हो तो आप सबसे खुशकिस्मत इंसान हो, सबसे अमीर इंसान हो जो आदमी अपने बेड से उठ के वॉशरूम तक जा पा रहा है। क्योंकि मैंने उस कंडीशन को उस वक्त देखा है और सिर्फ सुसाइडल थॉट्स थे और लाइफ ऐसा लगता था ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं उससे बाहर निकल के आया। और रीज़न इसके पीछे जो एक मेन टूल मैं कहता हूँ जो पत्री जी ने हमें दिया, वो दिया है सज्जन सांगत्य, जो कि संगत के रूप में मेरी वाइफ मेरे लिए बनी रही। और सज्जन सांगत्य में मैं आपके चैनल का ये बोलूँगा कि ये जो आपका सीरीज़ है आत्मा की यात्रा, और जो चैनल से जो संगत रूप में हमें घर बैठे बैठे मोबाइल के थ्रू सीखने को मिलता है। और दूसरा एक सज्जन सांगत्य का तरीका मैं आपको बताऊं, जो मैगज़ीन है ध्यान जगत, तो उस कोई भी रूप में आप संगत कर सकते हो। तो वाइफ मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनी रही। एक्चुअल में सज्जन सांगत मतलब आपके साथ हर वक्त कोई ऐसी संगत होना जो आपको बुरे समय में गाइड करके उस टाइम से निकाल के आपको आगे ले जा सके और आगे का रास्ता दिखा सके। तो वो एक मैजिक की तरह साथ बनी रही और सिखाती रही। और अभी जब मैं पीछे जाके देखता हूँ तो शायद हमारा मिलना इसीलिए हुआ इस जन्म में कि हमारी लव मैरिज है, और ये किस तरह से मिली, हम लोग किस तरह से, हम लोग की एक बहुत फिल्मी स्टाइल से जो हम लोग का इस जन्म में मिलना हुआ है वो हुआ। और उसको मैं रिलेट करता हूँ कि अगर शायद ये नहीं होती और ये मुझे एज अ सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट नहीं करती तो मैंने सुसाइड करके दीवार के उस पार चले जाना था, और मुझे नहीं मालूम चलता कि मेरी जो लर्निंग है वो मैं कंप्लीट कर पाता या नहीं कर पाता। तो अभी इस बर्थ की लर्निंग सिर्फ वाइफ की हेल्प से, और जो कि एक्जैक्टली मीडिएटर बनी कि पीएमसी हिंदी चैनल उसने सब्सक्राइब करके सीखा, और वो लर्निंग ज़बरदस्ती मुझे डांट के ही सही लेकिन सिखाई और बताई, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत था मेरे अंदर, मैं सीखने को तैयार ही नहीं था। एक बुक का मैं आप लोग के साथ जिक्र करना चाहता हूँ कि जो अनीता मूरजानी की डाइंग टू बी हुई थी, वो काफ़ी रिलेट किया मैंने उससे, काफ़ी समझा। और जो वाइफ कह रही थी उसको सीखा, तो उसने मुझसे एक प्रॉमिस लिया कि हील तो तुम हो जाओगे, क्योंकि वो उस समय में जी रही थी और उसका मैनिफेस्टेशन ऐसा था, विजुअलाइजेशन ऐसा था कि वो फील करती थी कि हम सारे पिरामिड्स घूम रहे हैं, सारे पिरामिड्स में जाके मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मैं कहीं थोड़ा सा वीक रहता था कि ये क्या बोल रही है, कैसा कर रही है। तो उसने मुझसे एक प्रॉमिस लिया कि हील तो तुम हो जाओगे, हम सारे पिरामिड्स घूमने जाएंगे, तुम मुझसे प्रॉमिस करो। तो जब ये बेड में, डेथ बेड में था, तब मैंने इससे प्रॉमिस किया कि ओके, अगर मैं ज़िंदा बच गया और हील हो गया, जैसा कि ये सब तुम्हारी लर्निंग्स और ये सब कहती हैं, तो मैं पक्का ले जाऊंगा। और मैं जब हील होके आया हूँ तो इसने मुझे मेरा प्रॉमिस पहले ही आके याद दिलाया कि तुमने मुझे कहा था। और तो फर्स्ट टाइम मैं जबलपुर से ड्राइव करता हुआ बैंगलोर गया, और फिर हमने
10 दिन की ये रिट्रीट अटेंड करी। उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हो गई और फिर उसके बाद हम उज्जैन और MYDK और फिर मैं अपना सोहम जो गुजरात में हुआ और वहाँ से फिर मेरा एक ड्रीम जो था, जो मैं फिर से डेथ बेड की याद करता हूँ कि मैं सोच रहा था कि इस जन्म में मैं लेह लद्दाख नहीं जा पाया, कि मुझे बहुत सब देख के लगता था कि मेरे को जाना है। तो जो व्यक्ति बेड से उठ के अपने वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा है, वो ड्राइव करके खुद गाड़ी चला के अपनी फैमिली के साथ सोहम की रिट्रीट अटेंड करने पहुंच रहा है और वर्ल्ड का एक समय का हाईएस्ट मोटरेबल पास था खारदुंगला, वहाँ जाके हम लोग थैंक यू कह रहे हैं PMC को कि और पत्री जी को कि आपके ये जो लर्निंग्स हैं, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, मेडिटेशन, इसकी वजह से हम आज इस लायक हो गए कि यहाँ तक पहुँच पाए और अभी भी कंटिन्यू है। मेरा कहना ये है कि मेरी हीलिंग लोगों को दिखती है कि मैं व्हील चेयर से और बेड से उठ के आज चलने फिरने लग गया हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ एक मैजिक जो रिलेशनशिप में मैजिक बच्चों के साथ होता है और घर में होता है, तो वो तो हीलिंग से बढ़कर है। तो अगर आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप का कोई भी चैलेंज है जिसको आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं सॉल्व कर सकते और ये इस जन्म में तो नहीं पूरा हो सकता, और जैसे मेरी कंडीशन थी कि अगर कभी कुछ ऐसा ख्याल आता है कि नहीं हमें इस जीवन को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हम अपनी सोच के हिसाब से सोच रहे होते हैं, हमें नहीं मालूम कि इन चीज़ों से जिनसे हम गुजर रहे हैं इनके हल हैं, हमें हमारे लिमिटेड विजन के कारण नहीं दिखता। तो आप ध्यान के थ्रू, आप लर्निंग्स जो कि PMC हिंदी के कई सारे एपिसोड्स और कई सारे अलग अलग प्रोग्राम्स में हर एज ग्रुप के लिए, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, सबके लिए है, तो उसमें हम किस तरीके से सुधार ला सकते हैं वो सीख सकते हैं और उसको अपनी लाइफ में लाके ये चेंजेस इजीली ला सकते हैं और जो भी चैलेंज वाला टाइम है वो आसानी से कट जाएगा। बस यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ।